तो गाइस अब तक हमने देखा आई एक फेमस आइडल होती है जिसे कोई मार देता है और तब हम देखते हैं उसका बेटा एक्वा एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपने माँ की कातिल को ढूंढने चले जाता है और उसे अपने फादर पर शक होता है। पर उन्हें ढूंढने के लिए उसे सबसे पहले अपनी माँ की सारी जर्नी के बारे में जानना होता है, जिसके लिए वो एक एक्टर बन जाता है। और यहाँ आई की दूसरी बेटी रूबी इस बात से अनजान अपने आइडल बनने के सपने को पूरा कर रही होती है। और अब आगे और तब हमें यहाँ टोक्यो ब्लेड की कहानी सुनाई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहानी एक वॉर के ऊपर होती है, जहाँ दुनिया के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स अपने अपने विश्वास और एम्बिशंस के लिए लड़ाई लड़ते हैं, पर फिर भी उनमें से कोई नहीं जीत पाता। और जो 21 ब्लेड्स जिनके जरिए दुनिया की तकदीर लिखी जा सकती है, उन्हें दूर ईस्ट में कहीं बिखेर दिया जाता है। पर ये कहानी असलियत में तब स्टार्ट होती है जब एक पर्सन एक ब्लेड को उठा लेता है। और तब यहाँ स्टेज पर टोक्यो ब्लेड के सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और लोगों को ये बताया जाता है कि टोक्यो ब्लेड बहुत जल्द आने वाली है। तब यहाँ हम देखते हैं मांगा में सायाहिमे मर जाती है और टोकी उसे गोद में लेकर रो रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं इसी चीज की एक्टिंग एको और अकाने टोकी और सायाहिमे बनकर कर रहे होते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं आरिमा को शुरिकेन, आयुको किजामी और साकुआ को मोनमे का रोल मिला होता है। तब यहाँ रूबी अपनी माँ की ग्रेव के पास जाकर उन्हें सारी कहानी सुना रही होती है कि कैसे उन्होंने बिकोमाची को प्रमोट किया और उसके बाद एक बड़े से फेस्टिवल में परफॉर्म किया और अपनी माँ से आइडल बनने की ब्लेसिंग मांगती है। तब यहाँ एक्वा सोचता है टोक्यो ब्लेड एक पॉपुलर मांगा है जिसकी 50 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी हैं, जिसके अंदर जापान में हो रही डिफरेंट फाइट्स के बारे में बताया गया है, पर फिर भी इसके अंदर फ्रेंडशिप और रोमांस बहुत गहरे लेवल का है। आरिमा को यहाँ पर शिनजुकु क्लस्टर का मेंबर बनाया गया है, जिस क्लस्टर के अंदर हीरो भी है। और मैं और अकाने शिबुआ क्लस्टर से बिलोंग करते हैं, जो कि हीरो को अपोज कर रहे हैं। तब यहाँ अकाने कहती है, क्या तुम इस वजह से नाराज हो क्योंकि तुम्हें आरिमा के साथ ज्यादा सीन करने को नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम लोग कुछ ज्यादा ही करीब लगते हो और ऊपर से तुम लोग तो यहाँ पर इकट्ठे भी आते हो। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पर एक्टिंग की बात होती है वहाँ पर आरिमा बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए मुझे खुशी है कि मुझे उसके साथ कम सीन्स मिले हैं। आखिरकार तुम इस तरह क्यों कह रहे हो? पर वैसे भी दूसरों के साथ एक्टिंग डिस्कस करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और मैं तो किसी के साथ भी ये चीज हमेशा डिस्कस कर सकती हूँ। मुझे इस चीज से दूर रखना, क्योंकि ऐसी चीजें वही लोग करते हैं जिन्हें एक्टिंग से प्यार होता है, पर मुझे एक्टिंग से बिल्कुल प्यार नहीं है। जो लोग स्टेज पर खड़े होते हैं उन्हें एक्टिंग से प्यार होता है और वो ड्रामा को सीरियसली लेते हैं, पर मैं यहाँ पर एक्टिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आई के कातिल को ढूंढ सकूँ और इसके लिए मुझे लाला लाई के मैनेजर तोशिराओ केंदाइची से मिलना होगा, क्योंकि आई की जिंदगी में उसका बहुत ज्यादा लेना देना है। तब एक्वा और अकाने फिर से एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तब हम देखते हैं अकाने अपने कैरेक्टर में घुस जाती है। तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग अपने एक्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब सुमाकी कहता है, इस बार के एक्टर्स इतने बुरे भी नहीं हैं। आरिमा के पास बहुत अच्छा परफॉर्मिंग एक्सपीरियंस है और साथ में लाला लाई के मेंबर्स भी बहुत ज्यादा रिलायबल हैं। पर अगर मैं आयु की बात करूं तो स्वीट टुडे में उसकी परफॉर्मेंस को देखकर मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी, पर अब वो मैच्योर हो चुका है। एक्वा पहली बार स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, पर वो बहुत ज्यादा चालाक है और ऊपर से उसकी एक्टिंग भी अच्छी है। तब टोशिरो कहता है, मसाया ने हमेशा की तरह बहुत अच्छा काम किया है। आरिमा और अकाने के बीच में परफॉर्मेंस की बैटल को देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये दोनों सच में बहुत बड़ी जीनियस हैं। अकाने पूरी तरह अपने रोल्स में खो सकती है और आरिमा किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर अकाने आरिमा से थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आरिमा इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। इतनी जल्दी अपनी राय मत बनाओ, क्योंकि अभी ताइकी का आना बाकी है। और तब हम देखते हैं ताकी के आते ही आरिमा को ऐसा लगता है जैसे कि वो टोक्यो ब्लेड को जी रही है, जिससे कि वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। तब ताकी उसे अपने पूरे पोटेंशियल को दिखाने के लिए कहता है और हम देखते हैं वो दोनों अपने रोल्स में खोकर बिल्कुल असली तरीके से एक्टिंग करने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। पर हम देखते हैं वो दोनों पूरी तरह लड़ाई के सीन में जीने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो असलियत में एक्टिंग कर रहे हैं। तब अकाने ये देखकर शॉक हो जाती है और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ताकी आरिमा को खाने के लिए बुलाता है और तब आरिमा, ताइकी और आयु साथ में खाना खाने चले जाते हैं। तब अकाने सोचती है, कुछ टाइम पहले आरिमा सबके साथ कोऑपरेट करके काम कर रही थी और उसे खुद की एक्टिंग दिखाने की कोई चिंता नहीं थी। मुझे तो लगा था कि वो दूसरों की अटेंशन अपने ऊपर नहीं लाना चाहती है, पर अभी जो मैंने देखा वो बिल्कुल अलग था। क्या ये उसका कॉन्फिडेंस
फोकस और डिटर्मिनेशन था या फिर किसी तरह की कोई इंस्पिरेशन थी। तब तोशिरो कहता है, लाला लाई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है और इसीलिए हमने तुम्हारे प्रोजेक्ट को लिया है और हमने बाहर से लोगों को इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स को थोड़ा स्टिमुलेशन मिले, क्योंकि जो भी मेंबर्स यहाँ आ रहे हैं उन्हें हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उनकी एक्टिंग्स को देखकर सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार वो क्या कर सकते हैं और उनसे कैसे कम्पीट कर सकते हैं। तब यहाँ टोक्यो ब्लेड के रिहर्सल का तीसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। तब अकाने हमें बताती है, हर स्टेज प्ले पहले 1 महीने तक रिहर्स किया जाता है और इसे रिहर्स करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो इसलिए सबको इकट्ठा करना मुश्किल होता है और लीड एक्टर्स तो इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो रिहर्सल को भी अटेंड नहीं कर पाते, तो इसलिए उनकी जगह कुछ और एक्टर्स दूसरे लोगों की रिहर्सल में मदद करते हैं। पर फिर भी बहुत से एक्टर्स जिन्हें एक्टिंग का शौक होता है वो किसी न किसी तरीके से रिहर्सल को अटेंड कर ही लेते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं आईक्यू और ताकी को कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो रही होती है और आरिमा उनकी मदद कर रही होती है। तब आरिमा उन दोनों को बुक्स पढ़ने के लिए कहती है। तब ताकी कहता है, मैं उन बुक्स को नहीं पढ़ सकता जिनमें सिर्फ वर्ड्स लिखे हों, मुझे सिर्फ वीडियोस देखना ही पसंद है। तब आईक्यू कहता है, मुझे भी बस मांगा पढ़ना ही अच्छा लगता है क्योंकि कम से कम उसमें फोटोज तो होती हैं। तब अकाने सोचती है, रिहर्सल में यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, जिसमें से पहला ये मेन कैरेक्टर ग्रुप है, दूसरा है लाला लाई के एक्स्ट्रा ग्रुप मेंबर्स और तीसरा ग्रुप अलोन ग्रुप, जिसमें मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल अकेला बैठा है और इसकी वाइफ से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके पास तो कोई जा ही नहीं सकता। तब यहाँ अकाने देखती है एक्वा आरिमा को घूर रहा होता है। तब वो इस चीज के बारे में एक्वा से पूछती है। तब एक्वा इस चीज पर एग्री करते हुए कहता है, आरिमा जब एक्टिंग करती है तब वो अपनी परफॉर्मेंस को अपने साथ वालों के हिसाब से एडजस्ट करती है। पहले उसे बहुत सारी जॉब्स नहीं मिलती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीरियस होकर एक्टिंग करती थी, तो इसलिए इसने अपने आसपास के लोगों के हिसाब से एक्टिंग करने का ठान लिया है ताकि ये इंडस्ट्री में बची रह सके। अभी तक आरिमा सिर्फ ऑर्डिनरी एक्टर्स के साथ ही काम कर पाई है, जिस वजह से उसने ऑर्डिनरी एक्टिंग ही की है, पर ये पहली बार है जब वो किसी लीड एक्टर के साथ काम कर रही है, तो इसलिए अगर वो उसके हिसाब से एक्टिंग कर पाई तो उसे कोई नहीं हरा सकता। तो अकाने, क्या तुम आरिमा को हराना चाहती हो? क्योंकि अगर तुम ऐसे ही एक्टिंग करोगी तो तुम हार जाओगी। तब ये सुनकर अकाने को गुस्सा आ जाता है और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह एक्वा को देखकर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम्हें इस टाइम खुद की चिंता करनी चाहिए। मैं तो किसी के साथ कम्पीट ही नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं उन लोगों को नहीं हरा सकता जो कि टैलेंटेड हैं। तब यहाँ अकाने अपना एक्ट परफॉर्म कर रही होती है पर उसे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता और तब वो सोचती है, मैं स्टेज प्ले में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ और इसका रीजन ये है कि मैं अपने कैरेक्टर साया हिमे को समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मांगा में उसके ज्यादा सीन्स नहीं हैं और उसका रोल सिर्फ टोकी के फियोंसे के तौर पर बताया गया है और जो उसका सब प्लॉट शुरिकिन के साथ है उसमें तो सिर्फ शुरिकिन ही इम्पोर्टेंट बनती है, जिस वजह से साया हिमे का कैरेक्टर ज्यादा फेमस नहीं हो पा रहा होता है। लगता है लड़कों को सिर्फ शुरिकिन जैसी लड़कियां ही पसंद आती हैं जो कि एक्सप्रेसिव और चेयरफुल होती हैं। तब साकुआ इस बात पर एग्री करता है। तब अकाने सोचती है, अगर एक पर्सन को कम सीन मिलेंगे तो वो सब कुछ हार जाएगा और यहाँ साया हिमे के साथ ऐसा ही है। मैं तो उसकी पर्सनैलिटी को एनालाइज भी नहीं कर पा रही हूँ और मेरी इमेजिनेशन पावर भी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है जिससे मैं उस कैरेक्टर को अच्छे तरीके से जान सकूं। यहाँ स्टेज में साया हिमे के रोल को और भी ज्यादा कम कर दिया गया है, पर वो मांगा में बिल्कुल अलग है। वो एक ऐसी पर्सन है जिसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। साया हिमे एक इंट्रोवर्ट और काइंड गर्ल है जिसे किसी को मारना पसंद नहीं है, पर यहाँ स्टेज प्ले में उसका रोल कम होने के कारण वो एक ऐसी लड़की बन गई है जो कि लड़ाई को शुरू करवाती है, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर एक पागल लड़की का बन गया है जिसे लड़ाई करना बहुत पसंद है। जब मांगा को स्टेज पर अडेप्ट किया जाता है तब छोटे छोटे चेंजेस किए जाते हैं, पर स्क्रिप्ट राइटर इस एक्सक्यूज का यूज करके अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर देते हैं। मुझे ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है, पर स्क्रिप्ट राइटर ने इसे चेंज कर दिया है और ऑथर ने इसे अप्रूव कर दिया है, जिस वजह से मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मुझे अब बस इस कैरेक्टर को परफॉर्म करना होगा। तब यहाँ हम देखते हैं टोक्यो ब्लेड के रिहर्सल के 5वें दिन पर उनका स्क्रिप्ट राइटर गोवा वहाँ आ जाता है। तब एक्वा कहता है, स्क्रिप्ट राइटर यहाँ पर आ गया है और ओरिजिनल ऑथर भी यहाँ पर आ जाएगा, लगता है ये हमसे मिलना चाहते हैं। तब अकाने कहती है, तुम स्क्रिप्ट के बारे में क्या सोचते हो? ये ओरिजिनल वर्क से थोड़ा अलग है ना? तुम सही कह रही हो, पर मेरे हिसाब से ये इतना भी अलग नहीं है। हमारे पिछले वर्क से तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। स्वीट टुडे तो सच में बहुत ज्यादा बेकार था, पर अगर तुम्हें कोई चीज इतना ज्यादा तंग कर रही है तो तुम जाकर पूछती क्यों नहीं हो? मैं
ऐसा नहीं कर सकती। स्टेज डायरेक्टर एक्टिंग के कोच हैं, तो अगर मैं ज्यादा ओपिनियंस दूंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। और वैसे भी मिस्टर तोशिरो एक्टर्स को एक दूसरे की एक्टिंग को क्रिटिसाइज करने नहीं देंगे। तब एक्वा खुद स्क्रिप्ट राइटर के पास चला जाता है और अकाने की प्रॉब्लम से रिलेटेड स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर से बात करता है। तब वो दोनों अकाने से उसकी प्रॉब्लम पूछते हैं। तब अकाने कहती है, स्क्रिप्ट के जरिए मैं अपने कैरेक्टर साया हिमे को समझ नहीं पा रही हूँ। तब गोवा कहता है, स्टेज प्ले में वो लड़ाई को मांगा से ज्यादा पसंद करने लगी है, पर मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम उसकी ज्यादा कहानी को एक्सप्लेन करेंगे तो हमें उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए होगा, और अगर हमें स्टेज प्ले को 2 घंटे में खत्म करना है तो मुझे सब कुछ सिंप्लीफाइड रखना होगा, नहीं तो बाकी एक्टर्स को उनके रोल के अकॉर्डिंग जगह नहीं मिलेगी और ऑडियंस को भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे भी ओरिजिनल वर्क बहुत ज्यादा पसंद है, पर एक स्क्रिप्ट राइटर होने के नाते इसे स्टेज प्ले के अकॉर्डिंग चेंज करना मेरा फर्ज है, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ। पर हम देखते हैं तो शीरो इस बात के लिए मना कर देता है, क्योंकि अगर वो अकाने के कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम बढ़ाएंगे तो उससे पूरे शो में दिक्कत आ सकती है। और तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद टोक्यो ब्लेड की ऑथर वहाँ आ जाती है और साथ में स्वीप टुडे की ऑथर भी वहाँ आई होती है, जिसे देखकर आरिमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब वो ऑथर एक्वा और आरिमा को देखकर उनसे खुशी खुशी बातें करने लगती हैं। पर हम देखते हैं जैसे ही आयु उन्हें बुलाता है उनका रिएक्शन चेंज हो जाता है, और वो इस वजह से होता है क्योंकि आयु ने स्वीट टुडे में बहुत घटिया एक्टिंग की होती है, जिससे ऑथर बहुत ज्यादा नाराज होती है। तब यहाँ अकाने ऑथर से मिलने चली जाती है, पर हम देखते हैं ऑथर बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की होती है, और तब सभी लोग ऑथर के सामने अपना एक्ट परफॉर्म करते हैं, जिसे देखकर ऑथर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, सभी लोग बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहे हैं, तो इससे मुझे लग रहा है कि स्टेज प्ले बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा। सभी ने सच में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि हम स्क्रिप्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर सके। जिसे सुनकर सभी टेंशन में आ जाते हैं। तब सुमाकी कहता है, तो आपको कौन सी चीज चेंज करवानी है? तब ऑथर कहती है, मैं सब कुछ चेंज करना चाहती हूँ। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।